राजस्थान में अपनी बड़ी सी हवेली के अपने बड़े से कमरे में बैठी कलावती जी कुछ सोचों में गुम थी। आज कलावती जी को अपने पोते रणवीर शेखावत की बहुत याद आ रही थी। अपने बेटे और बहू के एक्सीडेंट में गुजरने के बाद उन्होंने अपने पति रणधीर शेखावत और रणवीर की दाई माँ के साथ मिलकर रणवीर को पाला पोसा था। उस समय रणवीर बस 7 साल का था। अपने माता पिता के गुजरने के बाद रणवीर चुपचाप सा रहने लगा था। रणवीर के दादा और दादी ने रणवीर को भरपूर प्यार दिया, पर वो उसकी उदासी को कम ना कर सके। वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में लगा रहता, पर जब भी उसके पास समय होता तो वो अपने दादाजी के साथ ऑफिस चला जाता था। दादाजी उसे धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियां सिखाने लगे। अभी वो बस 20 साल का हुआ था और उसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही हुई थी कि अचानक से उसके दादाजी का भी देहांत हो गया। दादाजी के देहांत से रणवीर को बहुत बड़ा झटका लगा। दादी माँ भी दादाजी के जाने की गम से टूट गई थी, मगर रणवीर के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया था और उसे समझा बुझा कर ऑफिस भेजना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी RS एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी रणवीर के कंधों पर आ गई थी। रणवीर ने जल्दी ही ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। रणवीर ने अपनी लगन और मेहनत से अपनी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस सब में रणवीर का मिजाज थोड़ा गुस्से वाला हो गया था। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि रणवीर भले ही थोड़ा गुस्से वाला हो गया है, पर दिल का वो हीरा है। अब दादी माँ रणवीर की शादी जल्द से जल्द कराना चाहती थी, ताकि अपने जीवन साथी का प्यार पाकर उसकी उदासी कम हो जाए। पर रणवीर इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने दादी माँ को इतनी जल्दी शादी करने से मना कर दिया। पर दादी माँ उसकी शादी कराने के लिए बेचैन थी। वो अपने जीते जी रणवीर का घर बसा देखना चाहती थी। रणवीर दादी माँ के रोज रोज शादी को कहने से परेशान था। तभी रणवीर को एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। रणवीर का काम तो बस 1 महीने में ही खत्म हो गया था, पर फिर भी वो वापस नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि दादी माँ उसके वापस आते ही शादी का दबाव बनाएगी। उसने अपनी कंपनी का काम अपने भरोसेमंद मैनेजर जयंत के जरिए ऑनलाइन संभाल लिया था। देखते देखते 2 साल हो गए। 2 साल से रणवीर अमेरिका में है। कलावती जी ने बहुत कोशिश कर ली रणवीर को वापस बुलाने की, पर रणवीर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है। पर अब कलावती जी से और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो जल्द से जल्द रणवीर की शादी कराना चाहती थी। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी। इतनी बड़ी हवेली रणवीर के चले जाने से सुनसान हो गई थी। रणवीर वैसे तो चुपचाप ही रहता था, पर दादी का रणवीर के बिना दिल नहीं लगता था। दादी माँ, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। मानवी की आवाज से कलावती जी अपनी सोचों से बाहर निकली। मानवी रणवीर की दाई माँ की बेटी है, जिसे रणवीर अपनी छोटी बहन मानता है। दाई माँ और मानवी हवेली में ही रहती हैं और कलावती जी की देखभाल के साथ साथ हवेली का कामकाज भी देखती हैं। कलावती जी ने मानवी की तरफ देखा और उसे सूप टेबल पर रखने का इशारा किया। मानवी ने सूप टेबल पर रख दिया। दादी जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, मानवी, रणवीर को फोन लगाओ और कहो कि दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। मानवी दादी माँ की तरफ हैरानी से देखकर बोली, पर दादी माँ, आप तो बिल्कुल ठीक है। दादी माँ बोली, जैसे हमने कहा है वैसा ही करो। मानवी ने जवाब दिया, जी दादी माँ। फिर उसने दादी माँ के कहे अनुसार रणवीर को फोन लगा दिया। रात के 3 बजे थे। अभी रणवीर को सोए हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वो बिना देखे ही किसका फोन है अपना सर तकिए में घुसाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार फोन की रिंग ने आखिर उसे उठने पर मजबूर कर ही दिया। रणवीर ने नींद में ही फोन अपने कान से लगाकर कहा, हेलो हेलो, सॉरी भाई, आपको इतनी रात में डिस्टर्ब किया। रणवीर ने आंखें बंद किए ही कहा, इट्स ओके। बात क्या है ये बताओ, इस समय कॉल क्यों किया? मानवी अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, भाई,
दादी माँ की हालत ठीक नहीं है, वो बार बार आपको याद कर रही हैं। अब तो दवा भी असर नहीं कर रही। रणवीर चौंक कर बोला, क्या हुआ दादी माँ को? अभी तो कल ही बात की थी, वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से। भाई आज सुबह से ही उनकी हालत खराब है, वो सिर्फ आपको देखना चाहती हैं। दादी माँ की तबीयत के बारे में जानकर रणवीर अब पूरी तरह से जाग चुका था। वो बोला, अभी वो कैसी है? क्या वो जाग रही हैं? मैं उनसे बात कर सकता हूँ? मानवी बोली, जी। तभी दादी माँ ने इशारा किया, नहीं नहीं भाई, वो अभी अभी सोई है, वो भी बहुत मुश्किल से। रणवीर बोला, ओके, तुम ख्याल रखना उनका, मैं आने की कोशिश करता हूँ। मानवी बोली, ठीक है भाई, लेकिन जल्दी कीजिएगा, दादी की हालत सीरियस है। रणवीर बोला, ठीक है, मैं 1-2 दिन में इंडिया पहुंच जाऊंगा। और फिर रणवीर ने फोन काट दिया। इधर मानवी ने फोन रखते ही कहा, दादी माँ, आपने तो मुझसे झूठ बुलवा दिया, लेकिन भाई जब आएंगे तो क्या होगा? वो तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। दादी माँ बोली, कुछ नहीं होगा, उसकी तू चिंता ना कर। ये बता कब तक आएगा, क्या कहा उसने? मानवी बोली, 1-2 रोज में बोला है कि इंडिया आ जाएंगे। दादी माँ भगवान को याद करके हाथ जोड़कर बोली, बस भगवान जल्दी से मेरा रणवीर मेरे सामने आ जाए, इस बार तो उसे वापस नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गई उसकी मनमानी, इस बार तो मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। मानवी बोली, लेकिन दादी माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोलने को कहा कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? आप तो बिल्कुल फिट है। दादी माँ बोली, वो इसलिए कि मेरे रणवीर को धन दौलत की भूख तो है नहीं। उसे अगर कोई चीज यहाँ ला सकती है तो वो है उसकी दादी, यानी मैं, समझे कुछ? मानवी बोली, ओह अच्छा, तो ये बात है, आप तो जीनियस निकली दादी माँ। दादी माँ इतराकर बोली, तो और क्या, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। ये सुनकर मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दादी माँ भी मानवी को देखकर मुस्कुराने लगी। इधर रणवीर ने इंडिया जाने की तैयारी कर ली। अगले ही दिन वो इंडिया के लिए रवाना हो गया। दादी माँ अपने पोते रणवीर के आने की खबर से फूली नहीं समा रही थी। आज पूरे 2 साल बाद रणवीर वापस अपने घर आ रहा था। हवेली की चहल पहल देखते ही बनती थी। रणवीर ने हवेली में फोन कर दिया था और उनके घर के सबसे वफादार सेवक सेवाराम जी गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। रणवीर एयरपोर्ट से बाहर निकला। रणवीर की उम्र लगभग 26 साल के करीब होगी। हाइट 6 फुट, गोरा रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होठ, गर्दन के थोड़ा सा नीचे एक टैटू बनवाया हुआ था, जो कि शर्ट के ऊपर वाले बटन के खुले होने के कारण साफ दिखाई दे रहा था। रणवीर की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। उसके रेशमी बाल बिखरे हुए थे। सेवाराम जी जल्दी से उसके पास आकर बोले, राम राम छोटे साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रणवीर उन्हें देखकर बोला, नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। और आप कैसे हैं? रणवीर ने पूछा तो सेवाराम जी बोले, मैं तो ठीक हूँ, आपको देखकर मन खुश हो गया, आइए। रणवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सेवाराम जी बोले, छोटे साहब जी आप पीछे बैठे, गाड़ी मैं चलाता हूँ। रणवीर बोला, सेवाराम जी आप घबराइए नहीं, बैठिए, मैं चलाता हूँ। और फिर रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसे अपने शहर के रास्ते बिल्कुल पहले जैसे ही लग रहे थे। इन 2 सालों में कुछ खास बदला नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और रणवीर जैसे ही निकला, मानवी ने दौड़कर दादी माँ को बताया, दादी माँ भाई आ गए। दादी माँ खुश होकर बोली, क्या मेरा रणवीर आ गया? रणवीर को देखने के लिए दादी माँ अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और मानवी से बोली, मुझे नीचे ले चलो। मानवी जल्दी से बोली, दादी माँ ये आप क्या कर रही हैं? आप भूल गई कि आपने मुझसे भाई से क्या कहलवाया था कि आप बीमार हैं? दादी माँ को याद आ गया। वो जल्दी से बोली, अरे हाँ, मैं तो उसके आने की खुशी में अपना ड्रामा ही भूल गई। चल जल्दी से मुझे लिटा दे और मैं लेटकर आंखें बंद कर लेती हूँ। दादी माँ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मानवी ने जल्दी से उन्हें चादर ओढ़ा दी और दादी माँ ने आंखें मूंद ली। दादी माँ आंखें मूंदने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी, जिसे देखकर मानवी की हंसी छूटने वाली थी कि तभी रणवीर कमरे में आ गया। रणवीर आवाज लगाकर बोला, मानवी, दादी माँ। मानवी आकर रणवीर के गले लग गई। प्रणाम भाई, आप आ गए। रणवीर चिढ़कर बोला,
नहीं, मेरा भूत आया है। तुमने इतनी रात को कॉल किया तो मुझे आना ही था। मानवी बोली। क्या भाई, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। पता भी है हम सब ने आपको कितना मिस किया। रणवीर मानवी के सिर पर हाथ फेर कर बोला। मेरी प्यारी बहना, कैसी हो तुम। मानवी ने जवाब दिया, मैं अच्छी हूँ भाई। रणवीर ने पूछा, दादी माँ कैसी है। मानवी बोली, अभी दादी माँ सो रही है, रुकिए मैं अभी उन्हें उठाती हूँ। रणवीर बोला, नहीं सोने दो, मैं जागने के बाद मिल लूंगा। तभी दाई माँ भी कमरे में आ गई। रणवीर ने दाई माँ के पाँव छुए तो दाई माँ ने रणवीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ बोली, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। रणवीर दाई माँ के आंसू पोंछ कर बोला, दाई माँ अब तो मैं आ गया हूं ना, अब तो खुश हो जाइए। फिर उसने दादी माँ को भी देखा। उसने आगे जाकर दादी माँ के पाँव छुए और बोला, मैं दादी माँ के जागने के बाद मिल लूंगा। वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, दादी माँ आह भर कर कराहते हुए बोली, आह। मानवी, मेरा रणवीर अभी तक नहीं आया क्या। रणवीर दादी माँ के पास आकर हाथ पकड़कर बोला, दादी माँ मैं आ गया हूँ, आप आंखें तो खोलें। देखिए आपका रणवीर आपके सामने है। रणवीर की आवाज सुनकर दादी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उन्होंने रणवीर का हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाकर ढेरों प्यार किया, मानो जैसे कि वो कोई छोटा सा बच्चा हो। रणवीर बोला, दादी माँ कैसी हैं आप। मानवी ने बताया कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं कल ही आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज कराता हूँ। दादी माँ बोली, अब तू आ गया है ना मेरा ख्याल रखने वाला, अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। रणवीर मुस्कुराकर बोला, वो तो आपको होना ही पड़ेगा दादी माँ, आखिर आपके सिवा मेरा और है ही कौन। दादी माँ, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी माँ बोली, ठीक है जा। रणवीर के जाने के बाद दादी माँ ने दाई माँ से कहा, कल्याणी जाकर खाने का इंतजाम देखिए। रणवीर 2 साल बाद वापस आया है, सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए। कल्याणी जी बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ रणवीर की पसंद का ही बनवाया है। मैं दिखवाती हूँ सब कुछ तैयार हुआ कि नहीं। दाई माँ दादी माँ के कमरे से बाहर आई और सेवाराम को आवाज लगाई। सेवाराम जी भागे आए और बोले, जी दाई माँ। दाई माँ बोली, सेवाराम जी दादी माँ ने कहा है कि रसोई में जाकर देखिए खाना तैयार हो गया कि नहीं। ठीक है दाई माँ। सेवाराम जी ये कहकर किचन में आ गए। किचन में आकर सेवाराम जी बोले, फुलमा खाना तैयार हो गया, छोटे साहब यानी रणवीर शेखावत बाबू आ चुके हैं, जल्दी से खाने की मेज लगा दो। और हाँ, सब कुछ उनकी पसंद का बनाया है ना, जो कुछ बड़ी मालकिन ने बताया था। फुलमा बोली, अरे काका, आज रणवीर बाबू के आने की खुशी में उनकी पसंद की सभी चीजें बनाई हैं, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। सेवाराम जी बोले, अरे नहीं नहीं, पहले मालिक खाएंगे फिर कोई और, ठीक है, तुम खाना लगाओ। इधर रणवीर फ्रेश होकर आ चुका था और उसने दादी माँ के कमरे में ही खाना मंगवा लिया। दादी माँ बोली, रणवीर आज सब कुछ तेरी पसंद का है, तुझे मूंग दाल का हलवा पसंद है ना, खास तेरे लिए बनवाया है। रणवीर खुश होकर बोला, वाह दादी माँ, आई लव यू। दादी माँ बोली, देख तो जरा कितना दुबला हो गया है, यहाँ खूब घी मक्खन खाएगा तो फिर से गोलू मोलू हो जाएगा मेरा बच्चा। रणवीर चिढ़कर बोला, दादी माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप क्या चाहती हैं कि मैं हाथी हो जाऊं ताकि कोई लड़की मुझे पसंद ही ना करे। दादी माँ हल्के गुस्से में बोली, अरे कौन है जो मेरे राजकुमार जैसे पोते को नापसंद करेगी, तेरे लिए तो एक से एक बढ़कर राजकुमारियां हैं, बस तू जिसे पसंद कर ले वही हाँ कर दे। दादी माँ की बात सुनकर रणवीर चुप हो गया। वो जानता था कि अगर उसने कुछ और बोला तो दादी का पुराना शादी राग शुरू हो जाएगा, इसलिए उसने बात बदल दी। रणवीर बोला, दादी मानवी आपका ध्यान रखती है या नहीं, उसे कॉलेज भी जाना होता है, आप कहे तो मैं किसी और को आपकी देखभाल के लिए रख दूं। दादी माँ बोली, रणवीर बेटा अभी तो सफर से थका हारा आया है, अभी तो आराम कर ले, ये बात तो बाद में भी हो सकती है और मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बातें भी करनी है। रणवीर खाना खाकर बोला, जी दादी माँ। और फिर रणवीर वहाँ से अपने कमरे में चला गया।
अगले दिन सुबह को रणवीर सोकर उठा तो हवेली में काफी चहल पहल थी। उसने सेवाराम को आवाज दी, सेवाराम जी। सेवाराम जी भागकर आए और बोले, जी छोटे मालिक, आपने मुझे बुलाया? रणवीर ने पूछा, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? हवेली में कुछ है क्या? सेवाराम जी बोले, छोटे मालिक, आपके आने की खुशी में दादी माँ ने पूजा रखवाई है और दावत का आयोजन किया है। रणवीर बोला, ठीक है आप जाइए। सेवाराम जी ने पूछा, आपको कुछ चाहिए था मालिक? रणवीर ने जवाब दिया, नहीं। सेवाराम जी चले गए। उनके जाने के बाद रणवीर फ्रेश होने के लिए चला गया और शावर लेकर तैयार होकर अपने कमरे की बालकनी में आकर नीचे देखा तो बाहर गार्डन में बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और हलवाई खाना बनाने में लगे हुए थे। रणवीर वहां से हटकर अपने कमरे में आया और अपनी वॉच बेड की साइड टेबल से उठाकर पहन ली और अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर आ गया। सबसे पहले रणवीर दादी माँ के कमरे में आया और दादी माँ से पूछा, दादी माँ ये सब क्या है? दादी माँ खुश होकर बोली, रणवीर मेरा बच्चा इधर आ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा तू पूरे 2 साल बाद वापस आया है। जब से तुम्हारे दादाजी गए इस हवेली की रौनक चली गई। अब तू वापस आ गया है तो सोचा कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को बुलाकर दावत कर दूं। इसी बहाने तुझसे लोग मिल भी लेंगे। रणवीर दादी माँ के पास बैठते हुए बोला, पर दादी माँ आपकी तबीयत खराब है और आप ये सब। दादी माँ बोली, अब परवर मत कर, और रही बात मेरी तो अब इस बुढ़ापे में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। रणवीर अपने मन में बोला, ये दादी माँ ना पक्का किसी से मुझे मिलवाएगी। ये जरूर मेरी शादी के चक्कर में पड़ी है, लेकिन मैं भी आपका ही पोता हूँ, इस झंझट में नहीं फंसने वाला। थोड़ी देर बाद पुजारी जी भी आ गए और पूजा शुरू हो गई। पूजा होने के बाद दादी माँ ने पंडित जी को रणवीर की कुंडली दिखाई। रणवीर की कुंडली देखकर पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पंडित जी को चिंतित देखकर दादी माँ ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? कोई चिंता की बात तो नहीं है? पंडित जी बोले, चिंता मत कीजिए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। दादी माँ बोली, मेरे रणवीर के जीवन में विवाह का योग तो है ना? पंडित जी बोले, विवाह का योग तो है, पर विवाह होने के बाद दोनों पति पत्नी को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अगर दोनों ने वो परीक्षा पार कर ली तो फिर उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वो एक खुशहाल लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। दादी माँ ने पंडित जी को भोजन करवाया और पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया। शाम हो चुकी थी, सारे मेहमान आ चुके थे। हवेली की रौनक देखते ही बनती थी। दादी जी ने सेवाराम जी से कहा, सेवाराम पहले गरीब को भोजन करा दो। सेवाराम जी बोले, दादी माँ उन्हीं के लिए भोजन जा रहा है। दादी माँ ने सेवाराम जी से गरीबों को कपड़े और पैसे दान करने के लिए रणवीर को बुलाने भेजा। रणवीर अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सेवाराम जी रणवीर के पास आकर बोले, छोटे मालिक, दादी माँ आपको बुला रही है। रणवीर बोला, ठीक है आप चले, मैं आता हूँ। रणवीर दादी माँ के पास आकर बोला, जी दादी माँ आपने बुलाया? दादी माँ बोली, हाँ रणवीर, चलो गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और पैसे दान करो। रणवीर बोला, पर दादी मैं। दादी माँ बोली, हाँ तू और कौन? इस हवेली का इकलौता वारिस है तू, तो ये धर्म कर्म के काम तो तुझे ही करने हैं ना बेटा, चलो शाबाश। रणवीर दादी माँ की बात मानकर बाहर आ गया। रणवीर ने बाहर आकर देखा तो सेवाराम जी गरीब लोगों को खाना बंटवा रहे थे। रणवीर को देखकर वो रणवीर के पास आए और कपड़े और पैसे गरीबों में बंटवाने लगे। कपड़े और पैसे बांटकर जब रणवीर हवेली के अंदर आया तो एक लड़की श्वेता उसके पास आई और बोली, हेलो रणवीर, कैसे हो? रणवीर उसे अचरज से देखकर बोला, हाय। श्वेता बोले, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं महेंद्र सिंह जी की बेटी, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड। रणवीर चौंक कर बोला, ओह अब पहचाना, काफी टाइम हो गया ना तुम्हें देखे, इसलिए मैं तुम्हें सचमुच पहचान नहीं पाया। और बताओ कैसी हो? श्वेता उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना कहो। रणवीर बोला, मैं भी अच्छा हूँ। और क्या कर रही हो आजकल? श्वेता बोली, कुछ खास नहीं, स्टडी कंप्लीट हो गई है तो अब। रणवीर ने पूछा, तो अब क्या? श्वेता शर्माते हुए बोली, अब आगे तो तुम जानते ही होंगे। रणवीर हैरानी से बोला, मैं कैसे जानता हूँ?
श्वेता अपने दुपट्टे का एक सिरा अपनी उंगली पर लपेटते हुए बोली, तुम बहुत नॉटी हो, और शर्माकर वहां से चली गई। रणवीर उसे ऐसे शर्माकर जाते हुए देखकर बोला, अजीब लड़की है, नॉटी और मैं। इधर महेंद्र जी और उनकी पत्नी वसुधा जी आपस में बातें कर रहे थे। वसुधा जी बोली, ए जी सुनिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम श्वेता और रणवीर की शादी की बात कर लो चाची जी से। महेंद्र जी बोले, हाँ भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं मौका मिलते ही श्वेता की शादी की बात कर लूंगा, और तुम बात पक्की ही समझो, चाची जी इनकार नहीं कर सकती हैं। वसुधा जी खुश होकर बोली, अच्छा, इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं कि वो तैयार हो जाएंगी? महेंद्र जी बोले, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे राजी करता हूँ, और फिर क्या कमी है हमारी बेटी में, तैयार तो उन्हें होना ही होगा। महेंद्र जी दादाजी के दोस्त के बेटे हैं, दोनों परिवारों में अच्छे संबंध हैं। महेंद्र जी की नज़र काफी समय से रणवीर पर है। वो अपनी इकलौती बेटी श्वेता की शादी रणवीर से करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी बेटी रणवीर की सारी धन दौलत प्रॉपर्टी की मालिक बन जाए, और अपनी बेटी के साथ साथ वो भी रणवीर की दौलत पर ऐश कर सके। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। ऐसे में बहन जी को दादी माँ से मिलकर बात करने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें दादी माँ से बिना बात किए ही जाना पड़ा। रात काफी हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। रणवीर अपने कमरे में आकर अपना मोबाइल देख रहा था, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रणवीर बोला, कौन? बाहर से आवाज आई, भाई मैं हूँ मानवी। रणवीर बोला, अंदर आ जाओ मानवी। मानवी बोली, भाई दादी माँ आपको बुला रही है। रणवीर बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद रणवीर दादी माँ के कमरे में था। रणवीर बोला, दादी माँ इतनी रात हो चुकी है और आप अभी तक जगी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? दादी माँ बोली, रणवीर मेरा बच्चा यहाँ बैठ मेरे पास। दादी माँ ने रणवीर के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े ही उम्मीद के साथ कहा, बेटा ये हवेली, इसकी साख और इसके रुतबे की रखवाली, इस खानदान के इकलौते वारिस तुम ही तो हो। आज तुमसे तुम्हारी ये बूढ़ी दादी कुछ मांगेगी तो इनकार तो नहीं करोगे? रणवीर बोला, दादी माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दादी माँ बोली, रणवीर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दादा अब नहीं हैं, और तुम 2 साल बाद वापस आए हो। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। रणवीर बोला, दादी माँ ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? दादी माँ आप तो मेरी जान है। दादी माँ बोली, अच्छा, अपनी दादी माँ से इतना प्यार करता है तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, बोल करेगा ना? रणवीर बोला, ऑफ कोर्स दादी माँ, बताइए क्या करना है? दादी माँ बोली, शादी। रणवीर हैरानी से बोला, शादी? दादी माँ बोली, क्या हुआ, इतना आश्चर्य क्यों? रणवीर बोला, दादी माँ अभी शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं फंसना। दादी माँ बोली, क्यों, वजह तो बता। रणवीर बोला, दादी माँ वजह तो? दादी माँ रणवीर की बात बीच में काट कर बोली, देख रणवीर, अगर तूने किसी को पसंद किया है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। रणवीर बोला, दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतना कहकर रणवीर वहां से चला गया। रणवीर दादी माँ की बात सुनकर काफी परेशान था। वो एक आजाद पंछी की तरह रहना चाहता था। ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना वो किसी से प्यार करता था। बस उसे किसी बंधन में बंधने की इच्छा नहीं थी। वो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता था, लेकिन दादी माँ ने उसकी शादी की बात छेड़कर उसे परेशान कर दिया था। रणवीर सोचते हुए बोला, दादी माँ मैं आपकी हर बात मान लूंगा, पर शादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। मुझे मेरी आज़ादी बहुत पसंद है। फिर उसने फैसला किया कि वो जल्द ही अमेरिका वापस चला जाएगा। इधर रणवीर काफी परेशान था कि वो दादी से कैसे कहे कि वो वापस जा रहा है। वो अभी इसी उधेड़ बुन में ही था कि तभी सेवाराम जी ने बताया कि दादी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। रणवीर भागकर दादी माँ के कमरे में आया। दादी माँ बेहोश हो गई थी। रणवीर ने जल्दी से दादी माँ को अपनी गोद में उठाया। पीछे पीछे दाई माँ और मानवी भी दौड़ पड़ी। रणवीर दादी माँ को लेकर पीछे बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी गाड़ी में मानवी दाई माँ और सेवाराम जी रणवीर की गाड़ी के पीछे चल पड़े।
रणवीर ने दादी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और खुद बाहर बेचैनी के साथ टहलने लगा। रणवीर बहुत परेशान था अपनी दादी माँ के लिए। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि दादी माँ बस ठीक हो जाएं, क्योंकि माता पिता और दादाजी के जाने के बाद एक दादी माँ ही तो थी उसके पास। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, कैसे रहेगा अपनी दादी माँ के बिना? ये सोचकर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। भले ही 2 साल से वो अमेरिका में था, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वो अपनी दादी माँ से बात ना करता हो। दूर रहकर भी वो दादी माँ की सेहत, खान पान और बाकी सारी चीजों का ख्याल रखता था। डॉक्टर दादी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे थे। काफी समय हो गया था, पर डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बताया था। दाई माँ और मानवी भी वेटिंग रूम में बैठी थी और दादी माँ के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही थी। मानवी रणवीर के पास आई और बोली, भाई आप घर चले जाएं, थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं यहाँ देख लूंगी। रणवीर बोला, नहीं, मैं ठीक हूँ, जब तक डॉक्टर कुछ बता ना दे मैं यहीं रहूंगा। तभी डॉक्टर बाहर आ गए। रणवीर जल्दी से डॉक्टर के पास आया। परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने नम आंखों से डॉक्टर से पूछा, दादी माँ ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब बोले, शेखावत साहब आप मेरे केबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रणवीर बहुत घबरा रहा था। वो डॉक्टर साहब के साथ साथ चल दिया। डॉक्टर अपने केबिन में आए और बोले, प्लीज़ कम, बैठिए। रणवीर बैठते हुए बोला, दादी माँ कैसी हैं? डॉक्टर साहब बोले, दादी जी को कोई चिंता है या फिर कोई ऐसी बात है जिससे उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था? मैंने ट्रीटमेंट तो दे दिया है, लेकिन आप लोग उन्हें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना लेने दें। उनके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें टेंशन हो। और एक बात, वो एक हार्ट पेशेंट है, तो इस बात का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, वरना उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस उम्र में उन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। रणवीर बोला, जी डॉक्टर साहब, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर साहब बोले, जी अब आप उनसे मिल सकते हैं। रणवीर की आंखें नम थी। वो भारी कदमों से दादी माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा। रणवीर अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता था। वो दादी माँ के सामने अपनी आंखों की नमी नहीं दिखाना चाहता था। उसने अपने आंसू साफ किए और दादी माँ के पास आकर उनका हाथ पकड़कर बोला, दादी माँ आप ठीक तो है ना? आप पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। इतना सोच सोच कर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। इतना मत सोचो कीजिए। अब आप कुछ भी नहीं सोचेंगी, बस आप अपना ख्याल रखेंगी और मैं हमेशा आपके पास हूँ। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। दादी माँ ने रणवीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो तू मेरी बात मान गया? रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया तो दादी माँ उससे लिपट कर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई, जैसे उनकी दिली मुराद पूरी हो गई हो। मानवी और दाई माँ दोनों दादी माँ के पास आ गई। दादी माँ से मिलकर रणवीर ने दाई माँ और मानवी को घर भेज दिया और खुद दादी माँ के साथ हॉस्पिटल में ही रुक गया। अगले दिन रणवीर ने डॉक्टर से दादी माँ के डिस्चार्ज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने दादी माँ को डिस्चार्ज कर दिया। रणवीर दादी माँ को लेकर हॉस्पिटल से घर आ गया। दादी माँ के घर आते ही लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। महेंद्र सिंह जी अपने घर में चिल्ला रहे थे, अरे भाग्यवान जल्दी करो, हम मरीज को देखने जा रहे हैं, कोई शादी में नहीं, जो तुम इतना तैयार हो रही हो। वसुधा जी बोली, चलती हूँ जी, आप तो बस यूं ही शुरू हो जाते हैं। वैसे बुढ़िया बड़ी लंबी उम्र लेकर आई है, मुझे तो लगा कि इस बार वो चली ही जाएगी, लेकिन फिर आ गई। महेंद्र सिंह जी बोले, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? हम अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और तुम हो कि मरने जैसी अशुभ बातें कर रही हो। वसुधा जी बोली, आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अपनी बेटी के लिए ही तो ऐसा बोल रही हूँ, ताकि मेरी बेटी अकेली राज करे। महेंद्र जी बोले, तुम्हारा दिमाग भी घास चढ़ने चला गया है। वसुधा जी तुनक्कर बोले, लो भला, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? महेंद्र जी खींच कर बोले, भाग्यवान कुछ नहीं, अब चलोगी भी कि यहीं शाम कर दोगी? वसुधा जी बोली, चलिए। थोड़ी देर बाद महेंद्र सिंह जी और वसुधा जी हवेली पहुंच गए। रणवीर हॉल में सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। महेंद्र जी को देखकर रणवीर खड़ा हो गया। उसने महेंद्र जी और वसुधा जी के पांव छुए। महेंद्र जी बोले, रणवीर बेटा, चाची जी को क्या हो गया? मैंने सुना उनकी हालत खराब है। रणवीर बोला, जी अंकल, वो रात में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए एडमिट करवाना पड़ा।
महंत जी बोले, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। चाची जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। रणवीर बोला, जी अंकल। महंत जी बोले, बेटा चाची जी कहाँ हैं? रणवीर बोला, वो अपने कमरे में है, जाकर मिल लीजिए। महेंद्र जी बोले, ठीक है बेटा। फिर वो दोनों पति पत्नी दादी माँ के कमरे में चले गए। महेंद्र जी दादी माँ की चरण स्पर्श करके बोले, चाची जी और कैसी तबीयत है आपकी? वसुधा जी दादी माँ के पैर छूकर रोते हुए बोली, चाची जी हम तो आपकी तबीयत की खबर सुनकर बहुत दुखी थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे मुरारी हमारी चाची जी को जल्दी ठीक कर दे। हम तो जैसे तैसे उठकर आपको देखने चले आए। दादी माँ वसुधा जी को ऊपर से नीचे देखते हुए बोले, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम जैसे तैसे आ गई हो। खैर छोड़ो, किसी की भी दुआ लगी हो, मैं तो अपने रणवीर की बहू देखे बिना तो नहीं जाऊंगी। वसुधा जी खुश होकर बोली, अरे चाची जी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, जल्दी ही आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, आप तनिक भी चिंता ना करें। महेंद्र जी बोले, चाची जी आज हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। दादी माँ बोली, हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? महेंद्र जी बोले, वो बात दरअसल ये है कि आप जल्दी से रणवीर का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अब इस हवेली को संभालने वाली कोई तो होनी चाहिए। आखिर आप कब तक सब कुछ देख पाएंगी? मेरे कहने का मतलब। दादी माँ उनकी बात बीच में काट कर बोली, देखो महेंद्र, अब मतलब तुम्हारा कोई भी हो, लेकिन ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मेरी भी यही इच्छा है। महेंद्र जी खुश होकर वसुधा जी की तरफ देखते हुए बोले, अरे भाग्यवान बेटी क्या हो, रणवीर को बुलाओ और मुंह मीठा करवाओ, खुशी का मौका है भाई। दादी माँ मन ही मन बोली, हैं ये महेंद्र क्यों इतना खुश हो रहा है? वसुधा जी महेंद्र जी की बात सुनकर रणवीर को बुलाने दौड़ पड़ी और मिठाई के साथ रणवीर को लेकर हाजिर हो गई। रणवीर दादी माँ के कमरे में आया तो महेंद्र जी बोले, आओ बेटा ये लो मिठाई खाओ। रणवीर दादी माँ की तरफ देखते हुए बोला, अंकल ये मिठाई के स्वाद की खुशी में। महेंद्र जी बोले, लो भाई। वसुधा कुछ भी कहो, भारतीय लड़का कितना भी लंदन अमेरिका रहे पर अपनी संस्कृति की छाप दिखती है, भोलापन दिखता है। वसुधा जी रणवीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये तो आपने सही कहा। महेंद्र जी बोले, अरे बेटा तुम्हारी शादी जो पक्की हो गई है। और रणवीर हैरानी से बोला, शादी कब और किससे? तभी दादी माँ बोल पड़ी, अरे महेंद्र अभी रणवीर ने शादी के लिए सिर्फ हाँ की है, अभी अपनी खुशी को बचा कर रखो, लड़की तो मिले मेरे रणवीर के जोड़ की। महेंद्र जी बोले, चाची जी हमारे रणवीर के लिए लड़की तो आपके सामने है, बस आप बारात की तैयारी करें। दादी माँ बोली, सामने कहाँ, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। महेंद्र जी हंसते हुए बोले, चाची जी अपनी श्वेता और कौन? देखिए चाची जी, मैं चाचा जी के जाने के बाद हमेशा आप लोगों का शुभ चिंतक रहा हूँ और मेरी इच्छा यही है कि मेरी बेटी को आप अपनी बहू बना लें। दादी माँ और रणवीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और रणवीर गुस्से में वहां से चला गया। महेंद्र जी बोले, देखा देखा आपने चाची जी, रणवीर को भी ये रिश्ता पसंद है, इसलिए तो यहाँ से चला गया ताकि हम बड़े लोग सारी बात पक्की कर लें। दादी माँ बोली, तुम्हें कैसे पता है कि रणवीर इसलिए यहाँ से चला गया? क्या ये बात रणवीर ने तुमसे कही है? तभी वसुधा जी तपाक से बोल पड़ी, चाची जी फिल्मों में देखा नहीं है कैसे अपने रिश्ते की बात सुनकर लड़की शर्मा कर चली जाती है? दादी माँ बोली, देखा तो हमने भी है वसुधा, लेकिन लड़की को, और रणवीर तो लड़का है। महेंद्र जी बोले, चाची जी तभी तो मैं रणवीर की इतनी तारीफ करता हूँ कि इतने साल विदेश रहने के बाद भी उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। दादी माँ बोली, देखो महेंद्र, इस बारे में मैं एक बार रणवीर से बात कर लूँ फिर कुछ बोलूंगी। महेंद्र जी बोले, हाँ हाँ आप बात कर लें, लेकिन चाची जी आपका जवाब हाँ ही होना चाहिए। वसुधा चलो, प्रणाम चाची जी। दोनों पति पत्नी दादी माँ को प्रणाम करके चले गए। रात को जब रणवीर दादी माँ के कमरे में आया तो दादी माँ उससे बोली, रणवीर तूने मुझे बताया नहीं कि तुझे महेंद्र की बेटी से शादी करनी है? रणवीर हैरानी से बोला, व्हाट? दादी माँ आप ठीक तो हैं, मैं उस पागल से शादी करूंगा? कभी नहीं, बल्कि मैं तो आपसे पूछने वाला था कि ये सब क्या ड्रामा चल रहा था, मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। दादी माँ बोली, अच्छा तो महेंद्र अपनी उस श्वेता को हमारे मत्थे मरना चाहता है? रणवीर एकदम से बोला, एक मिनट दादी माँ, आपने कहीं हाँ तो नहीं कर दी? दादी माँ बोली,
नहीं, मैंने उससे कहा कि पहले मैं तुझसे पूछूंगी फिर। रणवीर लंबी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड। दादी माँ माना कि उनके पिताजी और दादाजी दोस्त थे और हमारे उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पागल से शादी कर लूंगा। दादी माँ, आप उन्हें साफ मना कर दीजिए। दादी माँ बोली, अच्छा चल छोड़ उनको, मैं उन्हें साफ मना कर दूंगी। ये बता कि कोई दूसरे से तो करेगा ना। रणवीर को डॉक्टर की बात याद आ गई। वो कुछ सोचकर बोला, हाँ करूंगा, पर अपनी पसंद से। मेरी पसंद चलेगी दादी माँ। दादी माँ बोली, देख बेटा, तेरी जो पसंद होगी तू जिससे कहेगा मैं तेरी शादी करवा दूंगी, लेकिन बेटा मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इस हवेली का सूनापन खत्म कर दे बेटा, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। रणवीर अपनी दादी माँ के गले लगते हुए बोला, दादी माँ आप ऐसा मत बोलिए, अभी आपको बहुत जीना है। दादी माँ बोली, अच्छा बता कौन है मुझसे नहीं मिलवाएगा। रणवीर बोला, दादी माँ जल्द ही मिलवा दूंगा। रणवीर ने दादी माँ को कह तो दिया कि वो जल्दी ही मिलवा देगा, पर कोई होगी तभी तो वो किसी से मिलवाएगा। अब रणवीर सोच सोच कर परेशान था कि वो दादी माँ को बहू कहाँ से ला कर दे। आज तक उसे कोई लड़की पसंद भी तो नहीं आई। जो लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी वो सब उसके रुतबे धन दौलत के लिए घूमती थी, और ऐसी लड़कियों से उसे नफरत थी। दोपहर का समय था। रणवीर अपने ऑफिस से कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी मानवी पर गई, जो किसी लड़के के साथ थी और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है। रणवीर ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। रणवीर कुछ देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर रणवीर ने अपने मोबाइल से उस लड़के का फोटो लिया और वो फोटो किसी को सेंड कर दिया। फिर उसने किसी को फोन किया और बोला, तुम्हें एक फोटो भेजी है, इसके बारे में मुझे कल तक सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कहकर उसने फोन रख दिया और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और रणवीर वहां से निकल गया। आसमान को छूती एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो धूप में डायमंड की तरह शाइन कर रही थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर कांच के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, RS इंटरप्राइजेज। ये बिल्डिंग रोशनी में दमक रही थी। इसी बिल्डिंग के अंदर सबसे टॉप फ्लोर पर अपने ऑफिस में बैठा रणवीर किसी सोच में गुम था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी ओर से फोन पर कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपनी चेयर से उठा और तेज कदमों से बिल्डिंग से बाहर निकलकर सामने खड़े एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ गया। कुछ दूर जाने पर उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। रणवीर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो उसने जवाब दिया, ओके आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। ये कहकर उसने ड्राइवर को गाड़ी की डायरेक्शन बदलने को कह दिया। एक लड़की शॉपिंग मॉल में तेजी से कदम बढ़ाते हुए एक दूसरी लड़की से टकरा गई। दूसरी लड़की के हाथ से शॉपिंग बैग्स गिर गए, जिसे पहली लड़की उठाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी। अभी तक उसकी नजर दूसरी लड़की के चेहरे पर नहीं पड़ी थी। दूसरी लड़की ने उसे देखकर तुरंत कहा, मानवी तुम यहाँ। मानवी बोली, अरे अमारा तुम यहाँ, सोचा नहीं था कि फिर ऐसे ही तुमसे मुलाकात होगी। अमारा बोली, क्या करे भाई, शायद हमारी मुलाकात हमेशा ऐसे टकराते हुए ही होनी हो। मानवी बोली, पर जो भी हो इसी बहाने मुझे एक प्यारी सी फ्रेंड तो मिल गई। अमारा बोली, सही बात है यार, कुछ ही मुलाकातों में ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हो। ये तो बताओ तुम यहाँ क्या खरीदने आई हो। मानवी बोली, शादी का जोड़ा, मैं शादी करने जा रही हूँ। अमारा बोली, ओए होए, ये तो बहुत खुशी की बात है, लव मैरिज है क्या। मानवी शर्माते हुए बोली, हाँ बस ऐसा ही कुछ है। अमारा उसे गले से लगाकर बोली, बेस्ट ऑफ लक, मुझे शादी में तो बुलाओगी ना। ये बात सुनकर मानवी खामोश हो गई। इससे पहले अमारा उससे और कुछ पूछ पाती, रणवीर लगभग तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां आया और मानवी के पास आकर उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। मानवी बोली, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, छोड़ दीजिए मुझे। रणवीर गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, चुपचाप चलो। ये कहते हुए लगभग उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने को हुआ। तभी अमारा ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रणवीर को मारते हुए कहा,
जब वो कह रही है कि उसे नहीं जाना तो तुम कौन होते हो उससे जबरदस्ती करने वाले। थप्पड़ लगते ही रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अमायरा रणवीर की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मानवी भी समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। वो भी रणवीर के गुस्से से डर गई और चुपचाप खड़ी हो गई। रणवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने अमायरा को दीवार के साथ लगाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ए लड़की, तुम जो कोई भी हो, तुम जानती नहीं तुमने क्या किया है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे थप्पड़ का जवाब अभी इसी वक्त दे सकता हूँ, पर ये तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। तुमने रणवीर शेखावत को थप्पड़ मारा है। अब इस थप्पड़ की गूंज तुम्हारी जिंदगी में हमेशा गूंजती रहेगी। ये रणवीर शेखावत का वादा है तुमसे। ये कहकर रणवीर उसे अपनी लाल आंखों से घूरता हुआ मानवी का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। अमायरा उन्हें जाती देखती रही। रणवीर की गुस्से से भरी लाल आंखें उसे बार बार याद आ रही थी और उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रणवीर शेखावत ने मानवी को गाड़ी में बिठाया और बोला, मैं तुम्हें एक समझदार लड़की समझता था, पर तुम तो निहायत ही बेवकूफ निकली। क्या करने चाह रही थी तुम? मानवी घबराते हुए बोली, वो मैं रवि से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। रणवीर बोला, और इसीलिए तुम मुझसे आज शाम को शादी करने जा रही थी। और क्या कहा तुमने? वो तुमसे प्यार करता है। प्यार माय फुट। रवि की असलियत तो तुम्हारे सामने जल्द ही आ जाएगी। चलो मेरे साथ। रणवीर मानवी को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां रवि किसी और लड़की का हाथ पकड़कर उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। रणवीर बोला, देख रही हो अपने रवि को? जो लड़की उसके साथ है वो उसकी बीवी है और तुम उससे शादी करने जा रही थी। आंखों देखी पर तो यकीन करती हो ना तुम? या अब भी रवि पर भरोसा है? मानवी की आंखों में आंसू आ गए और वो गुस्से से रवि के पास पहुंच गई। रवि अचानक उसे वहां देखकर हैरान रह गया। उसकी बीवी ने उससे पूछा, रवि कौन है ये? रवि बोला, आई डोंट नो, मैंने तो पहले इसे कभी नहीं देखा। मानवी गुस्से में बोली, तो तुम मुझे नहीं जानते? रवि गुस्से में बोला, ओ मैडम, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। देखो, जाओ यहाँ से, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनते ही मानवी रोते हुए वहां से भागने लगी तो अपने थोड़ी पीछे खड़े रणवीर से टकरा गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर रणवीर की आंखों में खून उतर आया। उसे रवि के पास आकर उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटता रहा जब तक उसकी हालत खराब नहीं हो गई। फिर उसने गुस्से में रवि से कहा, बहुत खेल खेलने का शौक है ना तुझे? आज के बाद किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलने से पहले 100 बार सोच लेना और कान खोल कर सुन ले। अगर मानव के आस पास भी दिखा ना तो कहीं भी दिखने के लायक नहीं रहेगा। रवि की बीवी बोली, अरे ऐसा क्या कर दिया इसने जो तुम इसे मारने पर उतारू हो गए? पागल हो क्या तुम? रणवीर उसे खोल कर बोला, मुझ पर रिसर्च करने की बजाय अपने पति पर ध्यान दोगी तो ज्यादा बेटर होगा। ये कहकर वो उसका कॉलर झटकते हुए वहां से निकल गया। मानवी आंसू बहाती हुई गाड़ी के साथ लगकर खड़ी थी, जिसे देखकर रणवीर ने कहा, अब भी घर चलना है या अभी भी कुछ बाकी है? मानवी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि रवि उसके साथ ऐसा कर सकता है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू बह उठे। मानवी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि रणवीर उसे घर न ले जाकर हॉस्पिटल लेकर आया है। अचानक हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रुकती देखकर मानवी घबराकर कहने लगी, हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक है ना? रणवीर बोला, वो दाई माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मानवी घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ को? रणवीर बोला, अब इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ये फिक्र तब कहाँ थी जब तुम सुबह चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर चली गई थी। उस चिट्ठी को पढ़ते ही दाई माँ की तबीयत बिगड़ गई। ये सुनकर मानवी रोने लगी, जिसे देखकर रणवीर ने कहा, अब वो ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रणवीर मानवी को दाई माँ के पास लेकर आया। मानवी जल्दी से अपनी माँ से मिली और उनसे रो रो कर माफी मांगी और उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। आखिर एक माँ अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कब तक कठोर बनी रह सकती थी, पर मानवी का मन शर्मिंदगी से भर गया। उधर अमायरा जैसे ही घर पहुंची, उसका उखड़ा मूड देखकर उसकी छोटी बहन पाखी ने उससे पूछा, क्या हुआ दी, जॉब नहीं मिली क्या? अमायरा मुंह लटका कर बोली, नहीं। पाखी अपनी बहन का लटका हुआ मुंह देखकर बोली, तो इससे परेशान होने की क्या बात है? आज नहीं तो कल जॉब तो आपको मिल ही जानी है।
अमारा उदास होकर बोली, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ। पाकी ने चौंक कर पूछा, तो फिर क्या हुआ थी? फिर अमारा ने शॉपिंग मॉल वाला सारा किस्सा पाकी को बता दिया। पाकी बोली, वैसे हुआ तो बुरा, पर थप्पड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आई थिंक आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अमारा चिढ़कर बोली, यार बहुत बदतमीज था वो, मुझसे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने थप्पड़ लगा दिया। अमारा एक बार फिर गुस्से से भर गई, जिसे देखकर पाकी ने कहा, अच्छा छोड़ो दी, और ये बताओ कि अब मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? रुको, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, जिसे पीकर आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। अमारा बोली, सचमुच तेरे हाथ की चाय की बहुत तलब हो रही है। माँ कहाँ है? पाकी बोली, माँ मीना आंटी के घर गई है, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। अच्छा थी, एक बात तो बताओ, वो लड़का दिखने में काफी हैंडसम था क्या? अमायरा गुस्से से पाकी को घूर कर बोली, लगता है अब तेरा भी थप्पड़ खाने का मन हो रहा है। पाकी हंसते हुए जल्दी से वहां से भाग गई। इधर रणवीर दाई माँ और मानवी को लेकर घर पहुंच गया था। रणवीर ने दाई माँ से दादी माँ को मानवी के घर छोड़कर जाने की बात को बताने से मना कर दिया था और उनसे मानवी को ढूंढकर घर लाने का वादा किया था। इसलिए दाई माँ ने दादी माँ से कुछ नहीं बताया था, पर उनकी तबीयत जरूर खराब हो गई थी, इसलिए रणवीर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। घर आकर रणवीर लगातार अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो चुकी थी, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों के सामने तो बार बार उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था और कानों में गूंज रही थी उस थप्पड़ की आवाज। उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन पर बात की। फोन पर बात करते हुए उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई और उसने फोन डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, तो अमारा चौहान नाम है तुम्हारा? अब अमारा चौहान खुद चलकर अपनी बर्बादी के पास आएगी। रणवीर बालकनी में खड़ा बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था, तभी पीछे से मानवी की आवाज आई, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई। रणवीर गुस्से से बिना पलटे ही बोला, मानवी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मानवी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज भाई ऐसा मत कहिए, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। रणवीर ने पलटकर उसे देखा और बोला, गलती तुम्हारी नहीं है, मैं ही गलत सोच रहा था। मुझे लगता था कि तुम मुझे अपना मानती हो, पर ऐसा नहीं है मानवी। अगर ऐसा होता ना तो तुम कभी इतनी बड़ी बात नहीं छुपाती। मानवी उसकी बात सुनकर इमोशनल होकर बोली, आप ही तो हमारे अपने हो, आपके सिवा हमारा और है ही कौन? भगवान जानता है कि मैंने दिल से आपको भाई माना है। रणवीर बोला, अगर भाई मानती हो तो अपने दिल की बात क्यों नहीं कह सकी? भरोसा नहीं है मुझ पर? मानवी बोली, ऐसी बात नहीं है भाई, आपको तो पता है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, किसी की भी बातों में आ जाती हूँ। मैं कान पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। रणवीर उसे रोते हुए देखकर जल्दी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, चुप करो, ऐसे नहीं रोते, तुम इतनी भोली हो, तभी तो मैं डरता हूँ कि कहीं दुनिया तुम्हारा फायदा ना उठा ले। रणवीर के चुप कराने पर मानवी चुप हो गई। रणवीर ने इस सब से उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, चलो अब बहुत हुआ रोना, अब रोना छोड़ो और बढ़िया से कॉफी बना कर लाओ। मानवी मुस्कुरा कर बोली, जी भाई अभी लाई। ये कहकर मानवी कॉफी बनाने चली गई। मानवी के जाने के बाद रणवीर की आंखें फिर से गुस्से से लाल हो गई। अगले दिन अलार्म बजते ही अमारा चेहरे पर एक मुस्कान लिए उठी और बोली, आई होप आज सब कुछ अच्छा हो। वो जल्दी से तैयार होकर मम्मी पापा के पास नीचे हॉल में पहुंच गई और उनके पांव छूते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा। अमारे के पापा अभिषेक जी बोले, अमारा बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बेटियां पाँव नहीं छूती? अमारा चेयर पर बैठते हुए बोली, पर पापा आपको पता है ना कि मैं अपने हर अच्छे काम की शुरुआत आप दोनों के आशीर्वाद से ही करती हूँ। अभिषेक जी बोले, बेटा हमारा आशीर्वाद तो बिना छुए भी हमेशा ही तुम्हारे साथ है। अमायरा की माँ भारती जी बोली, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जॉब करने का क्या भूत सवार हुआ है आपकी बेटी पर। अमायरा बोली, माँ ये मेरा सपना है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनूं। भारती जी अभिषेक जी के पास आते हुए बोली, कुछ ज्यादा बड़े सपने नहीं देख रही तुम? तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें लगता है कि तुम अपने सपने पूरे कर पाओगी? माना सपना बहुत बड़ा है, पर अगर सपने होंगे तभी उन्हें पूरा करने की चाह होगी,
और मेरी प्यारी माँ, रही बात शादी की तो शादी भी हो जाएगी, अभी तो डेट भी फिक्स नहीं हुई। और वैसे भी सागर को मेरे जॉब करने से कोई एतराज नहीं है, मैं हाउस वाइफ नहीं बनकर रहना चाहती। उसने माँ को साइड से हक करते हुए प्यार से कहा। भारती जी बोली, देखा, सब कुछ पहले से ही सोच रखा है इन्होंने। अभिषेक जी बोले, अरे बस करो तुम माँ बेटी, आज नाश्ता भी मिलेगा या नहीं? भारती जी बोली, ला रही हूँ जी। वैसे आपकी दूसरी लाडली कहाँ है? तभी पाखी दूर से आते हुए बोली, आपने याद फरमाया, बंदी हाजिर है माताश्री। उसके अंदाज को देखकर सभी हंस पड़े। पाखी गले लगकर मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करके अमारा से बोली, गुड मॉर्निंग दी, आई होप आज आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। अमारा उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, आई होप सो। सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी अमारा का फोन रिंग करने लगा। अमारा ने फोन रिसीव किया और जैसे जैसे वो फोन पर बात कर रही थी, उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसने जी सर कहते हुए फोन काटा और खुशी से नाचने लगी। अभिषेक जी बोले, अरे बेटा बताओ तो हुआ क्या? अमारा खुश होकर बोली, पापा, वो कल मैंने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं में से एक का कॉल था जॉब इंटरव्यू के लिए। पाखी खुश होकर बोली, वाओ दी, कब है इंटरव्यू? अमारा बोली, आज ही है, मुझे जल्दी निकलना होगा। आज मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती, रास्ते में ट्रैफिक हुआ तो। भारती जी बोली, और तूफान में पहले नाश्ता तो कर लो। ये लड़की सचमुच पागल है। अमारा जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी और जल्दी से माँ पापा का आशीर्वाद लेकर वहां से निकलने लगी तो पाखी बोली, बेस्ट ऑफ लक दी। अमारा ने खुशी से उसके गाल पर किस किया और बोली, थैंक यू, आज इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। अमारा इन सब में एक दिन पहले हुए इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। उसने घर से निकलकर ऑटो पकड़ा और इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। इतना बड़ा ऑफिस और इतने कैंडिडेट देखकर तो वो बहुत नर्वस हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अमारा, लगता है गलती से इन्होंने तुझे बुला लिया है। इन सब के आगे तेरी दाल गलना तो नामुमकिन है। अमारा बहुत नर्वस थी। वो बार बार अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी। अमारा का नंबर आ गया। उसने इंटरव्यू तो दे दिया, पर उसे इस जॉब की 1% भी उम्मीद नहीं थी। जॉब इंटरव्यू के बाद कुछ कैंडिडेट को रुकने के लिए बोला गया। अमारा तो नाम सुनने से पहले ही वहां से निकलने की तैयारी में थी, पर अपना नाम सुनकर उसके पैर वहीं जम गए। उसे फिर से कैबिन में बुलाया गया और 2-3 सवाल पूछने के बाद उससे पूछा गया, कब से ज्वाइन करना चाहेंगी आप मिस अमारा? अमारा तो जैसे शॉक्ड ही रह गई और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तो उन्होंने कहा, मिस अमारा, आपको जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आप अपॉइंटमेंट लेटर और एग्रीमेंट के पेपर पर साइन कीजिए और कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। अमारा खुश होकर बोली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अमारा ने खुशी खुशी दोनों पेपर्स पर साइन किए और वहां से बाहर आ गई। उसका तो मन हो रहा था कि वो वहीं नाचने लग जाए। उसे घर आने तक का सब्र नहीं हो पा रहा था। उसने जल्दी से मम्मी पापा को बताया और फिर पाखी को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही अमारा ने कहा, पाखी की बच्ची, गेस व्हाट? पाखी खुश होकर बोली, आपको जॉब मिल गई? अमारा हंसते हुए बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सुन, मैं तेरे कॉलेज आ रही हूँ, मिलकर पार्टी करेंगे और फिर इकट्ठे घर चलेंगे। पाखी बोली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दी, आप जल्दी आइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। अमार ने जल्दी से ऑटो पकड़ा और पाखी के पास पहुंच गई। फिर दोनों ने खूब मस्ती की। दोनों मस्ती करते हुए घर पहुंच गई। घर पर शाम को सबने मिलकर ये खुशी सेलिब्रेट की। अमारे ने फोन पर सागर को भी इसके बारे में बता दिया। सागर भी उसको जॉब मिलने से बहुत खुश हुआ। अमारा आज बहुत खुश थी। ये तो उसका पहला कदम है, अभी तो कामयाबी उससे दूर थी और उसे पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। सागर से बात करके अपनी आंखों में बहुत सारे सपने सजाए। वो बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चली गई, इस बात से बेखबर कि कल से उसकी जिंदगी का ये सुकून खत्म होने वाला है। कोई है जो उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएगा कि उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अगले दिन सुबह सवेरे अलार्म बजने से पहले ही अमारा उठ गई। वो जल्दी से फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर शावर लेकर वो जल्दी से तैयार हुई। उसने पिंक कलर का बहुत प्यारा सा सूट पहना। अपने दिल में कई अरमान लिए वो अपने ऑफिस पहुंच गई। अपने ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उसे मैनेजर जयंत सर से मिलना होगा, वही उसको उसका काम बताएंगे। अमारा लिफ्ट से 10th फ्लोर पर पहुंच गई। वहां जयंत सर को ढूंढने लगी, तभी उसे सामने से जयंत सर आते दिखाई दिए। जयंत सर उसके पास आए और बोले,
आप मिस अमारा हैं? अमारे ने जवाब दिया, जी सर, मुझे जयंत सर से मिलना है। जयंत बोला, मैं ही जयंत हूँ। अमारा बोली, गुड मॉर्निंग सर। जयंत बोला, गुड मॉर्निंग, आप आइए मेरे साथ। अमारा जयंत के पीछे पीछे चल दी। जयंत सर ने अमारा को उसका केबिन दिखाया और वहाँ उसका काम भी समझा दिया। जयंत सर बोले, अगर आपको सब कुछ समझ आ गया हो तो आप अपना काम शुरू कीजिए, बॉस आपको कभी भी बुला सकते हैं। अमारा बोली, ओके सर। जयंत वहां से चला गया। अमारा हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, कुछ गड़बड़ ना हो, आज मेरा पहला दिन है, सब ठीक रखना। ये बोलकर अमारा ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद प्यून ने उससे आकर कहा, मैम, आपको बॉस ने बुलाया है। अमारा अपने चेयर से खड़ी हुई और प्यून के पीछे चल दी। बॉस के केबिन के पास छोड़कर प्यून चला गया। अमारा अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करने लगी। आखिर पहला इंप्रेशन ही तो लास्ट इंप्रेशन होता है, ये सोचकर उसने अपने आप को जोश से भरा और गेट को हल्का सा नॉक करके बोली, मैं आई कम इन सर। और ये बोलकर केबिन के गेट को हल्के से खोलते हुए अंदर बढ़ गई। अभी वो थोड़ा सा ही अंदर आई थी कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस अमायरा, आपको अंदर आने की परमिशन नहीं थी मैंने अभी, सो गो बैक एंड आस्क अगेन। चेयर का मुंह दूसरी तरफ होने के कारण अमारा बॉस का चेहरा नहीं देख पाई और अपनी गलती सुधारते हुए बोली, आई एम सॉरी सर। और ये कहते हुए बाहर निकल आई और फिर से पूछने लगी, मैं आई कम इन सर। अंदर से यस की आवाज सुनने पर अमारा अंदर पहुंच गई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसके ऐसा कहने पर चेयर घुमाते हुए रणवीर शेखावत ने जैसे ही उसकी तरफ अपना चेहरा किया तो उसे देखकर अमारा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आगे क्या होगा? क्या अमारा ये नौकरी छोड़ देगी? अब रणवीर अमारा से अपने थप्पड़ का बदला कैसे लेगा? क्या दादी माँ रणवीर के लिए लड़की ढूंढ पाएंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में।